17 दिसंबर 1903। ये दिन शायद 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। उस दिन राइट ब्रदर्स ने सक्सेसफुली एक मशीन को 12 सेकंड के लिए करीब 120 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया था। आज करीब 117 साल बाद ये उड़ने वाली मशीन एयरप्लेन का सफर बड़ा रहस्यों से भरा है। वीडियो पूरा देखें। आज आप एयर फ्रांस 447 जो अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो गया। दोस्तों, सिग्नल लॉस्ट होने से पहले ना कोई इंजन फेलियर, ना कोई हाईजेक की एक्टिविटीज, कई सालों तक रहस्य रहने के बाद अचानक मिला और सबको चौंका के रख दिया। 21 मई 2009 एयर फ्रांस 447 ब्राजील के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात को 10:30 बजे 228 पैसेंजर्स के साथ करीब 10 घंटे का सफर करके पेरिस पहुंचने वाला था। पहले 3 घंटे तक तो सब कुछ ठीक रहा। एयरप्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ लगातार संपर्क बना के चल रहा था, पर जब वो समुद्र के बीचों बीच पहुंचा तब उसका संपर्क टूट गया। कुछ घंटों की छानबीन के बाद प्लेन के मलबे मिलने लगे। ये खबर जैसे ही पैसेंजर के रिलेटिव्स को पता चली, वो लोग परेशान हो गए और तुरंत एयरलाइन कंपनी और एटीसी के दरवाजे खटखटाने लगे, पर कोई संपर्क नहीं हो रहा था। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद नजदीकी एयरफोर्स स्टेशन से फाइटर प्लेन को एयर फ्रांस 447 की लास्ट लोकेशन पे देखने के लिए भेजा गया। उन रिलेटिव्स को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था और तुरंत 2 टीम्स बनानी पड़ी। एक टीम ब्लैक बॉक्स को खोजने का काम कर रही थी और दूसरी टीम डेड बॉडीज को समुद्र की गहराइयों से निकालकर उनके घर वालों को देने लगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर किसी भी प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो उससे 90% केस सॉल्व हो सकता है। इसी वजह से सबमरीन का यूज किया गया और जो रेडिएशन निकल रहे थे ब्लैक बॉक्स में से, उसके आधार पर ब्लैक बॉक्स को ढूंढने लगे। पर उसमें भी एक समस्या थी, ब्लैक बॉक्स सिर्फ 1 महीने के लिए ही रेडिएशन छोड़ सकता है। इस सबमरीन को अंडर वाटर सैटेलाइट से कहना कम नहीं था। फाइनली WHOI ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को गहरे समुद्र में से ढूंढ निकाला। बदनसीबी तो देखिए, लगातार 16 दिनों तक खोजने के बावजूद भी 16 डेड बॉडीज ही मिली और बाकी सब डेड बॉडीज और ब्लैक बॉक्स समुद्र की गहराई में गुम हो गए और पता नहीं उन्हें ढूंढना नामुमकिन सा लगने लगा। टीम लगातार 24 घंटे ब्लैक बॉक्स को ढूंढने का काम कर रही थी, पर निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला और लगभग 1 साल तक छानबीन चली और उस 1 साल में करीब 7000 स्क्वायर किलोमीटर तक कुछ भी नहीं मिला। समय के साथ उम्मीदें भी खत्म होने लगी थी, पर 3 साल बाद एक चमत्कार हुआ। 3 अप्रैल 2011 को एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था WHOI, मतलब वर्ल्ड होल ओशिनोग्राफी इंस्टीट्यूट। उन्होंने एक फुली ऑटोमेटिक अंडर वाटर क्रूज सबमरीन का यूज किया जो अपने आप सभी चीजों को स्कैन और डिटेक्ट कर सकती थी। इस सबमरीन को अंडर वाटर सैटेलाइट से कहना कम नहीं था। फाइनली WHOI ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को गहरे समुद्र में से ढूंढ निकाला। अब 3 साल के बाद सारे राज खुलने वाले थे। ब्लैक बॉक्स के अनुसार जब 3 घंटे बाद प्लेन का एटीसी से संपर्क टूटा, तब फ्रांस एटीसी को लगा कि कुछ समय में प्लेन एटीसी पेरिस के कांटेक्ट में आ जाएगा, पर असल में तब प्लेन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। प्लेन एक थंडरस्टॉर्म में फंस गया था। हालांकि कॉकपिट में लगे वेदर इंस्ट्रूमेंट्स ने वार्निंग दे दी थी, पर तब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पायलट के पास थंडरस्टॉर्म से पास होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। थंडरस्टॉर्म में टेम्परेचर करीब -40 डिग्री सेल्सियस था। कुछ मिनट के लिए थंडरस्टॉर्म में ट्रैवल करने के बाद प्लेन में बाहर से आवाज आने लगी। वो आवाज बर्फ के टकराने की थी। अब तक कोई घबराने की बात नहीं थी। प्लेन ऑटो पायलट पे चल रहा था। इस पैसेंजर एयरक्राफ्ट में 3 पायलट थे जो सबसे एक्सपीरियंस पायलट थे। उसने ऑलरेडी 3 घंटे फ्लाई कर लिया था और अब वो रेस्ट कर रहे थे। और अगर बर्फ की बात करें तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, पर अब धीरे धीरे सिचुएशन बिगड़ रही थी क्योंकि बर्फ अब पिटॉट ट्यूब यानी जो सेंसर्स ऑटो पायलट को प्लेन के बाहर के टेम्परेचर, प्रेशर, एंगल ऑफ अटैक, प्लेन का अल्टीट्यूड जैसे रीडिंग्स देते हैं,
पिटॉट ट्यूब को ऑटो पायलट की आंखें भी कह सकते हैं। जैसे आंखों में कचरा चला जाए तो अच्छे से दिखाई नहीं देता, ठीक इसी तरह ऑटो पायलट भी एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता था। अब तक ऑटो पायलट की वजह से ही प्लेन स्टेबल कंडीशन में उड़ रहा था, पर फिर कुछ मिनट के बाद पिटॉट ट्यूब कम्प्लीटली फ्रीज हो गया और बस कुछ सेकंड्स में प्लेन लेफ्ट डायरेक्शन की ओर रोल करने लगा। ये देखने के बाद को पायलट पैनिक हो गया, क्योंकि उसे ऐसी कंडीशन का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और उसने तुरंत प्लेन को मैनुअल कंट्रोल्स पे स्विच कर लिया और उसने प्लेन को राइट की ओर रोल करना चाहा और तब प्लेन अनस्टेबल रोलिंग करने लगा, कभी लेफ्ट की ओर तो कभी राइट की ओर। इसके बाद को पायलट से बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने प्लेन का नोज अप कर दिया और उसकी वजह से प्लेन का अल्टीट्यूड तेजी से बढ़ने लगा। जब प्लेन का अल्टीट्यूड बढ़ता है तो उसकी स्पीड लगभग 2000 से 3000 फीट पर मिनट की होनी चाहिए, पर यहाँ प्लेन 7000 फीट पर मिनट की स्पीड से तूफान में से गुजर रहा था। और सबसे बुरी बात, प्लेन का एंगल ऑफ अटैक 30 डिग्री हो गया था, जिसकी वजह से प्लेन स्टॉल कंडीशन में जा चुका था। स्टॉल की वजह से विंग्स में से लिफ्ट नहीं मिल रही थी और प्लेन की स्पीड कम होने लगी। अब अनएक्सपीरियंस को पायलट के लिए ऑटो पायलट का बंद हो जाना, एंगल ऑफ अटैक बढ़ जाना और थंडरस्टॉर्म, इतने सारी मुश्किलों का सामना करना था। अब कॉकपिट में सबसे एक्सपीरियंस पायलट आ चुका था और उसने प्लेन को अपने कंट्रोल में लिया और अब को पायलट को बस साथ बैठकर उसके ऑर्डर फॉलो करने थे। मेन पायलट ने सबसे सही डिसीजन लिया और प्लेन का नोज डाउन किया, पर दूसरी ओर डरा हुआ को पायलट अभी भी प्लेन को ऊपर ले जा रहा था। मतलब अब प्लेन का कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया था कि उसको एक साथ दो ऑपोजिट ऑर्डर्स मिल रहे थे। क्योंकि सबसे पहले नोज अप का कमांड प्लेन के कंप्यूटर को मिल गया था, इसलिए पायलट कितनी भी कोशिश कर ले, कंप्यूटर नोज डाउन का कमांड रिजेक्ट ही करे जा रहा था। स्टॉल कंडीशन की वजह से प्लेन की स्पीड बहुत ही कम हो गई थी और लिफ्ट भी नहीं मिल रही थी। अब प्लेन किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहा था और सभी सेंसर्स कभी ऑन हो रहे थे तो कभी ऑफ। बर्फ की वजह से कोई परफेक्टली काम नहीं कर रहा था। अब तो प्लेन का एंगल ऑफ अटैक 40 डिग्री हो गया था। तब को पायलट को एहसास, पायलट ने बस सभी उम्मीदें गलती कर दी थी और बस मौत का इंतजार करने लगा। आप सोच सकते हैं कि 288 लोगों को एक पत्थर में बंद करके 38,000 फीट पे से नीचे समुद्र में फेंक दिया हो और बस कुछ मिनट के बाद प्लेन समुद्र में गिर गया और 1 सेकंड से भी कम समय में सब कुछ तबाह हो गया और कई सारे परिवार उजड़ गए और एविएशन इंडस्ट्री के लिए कुछ सीख दे गया। इसके बाद कई सालों तक ऐसे थंडरस्टॉर्म जैसे कंडीशन को क्रिएट करके एक्सपेरिमेंट किए गए और कंक्लूजन आया कि अगर प्लेन एक बार थंडरस्टॉर्म में चला जाए तो कुछ ना करे, बस प्लेन जिस दिशा में जा रहा हो जाने दे, क्योंकि थंडरस्टॉर्म में एयर का फोर्स प्लेन के फोर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है और कुदरत के अगेंस्ट जाना मतलब मौत को बुलावा देना। अगर को पायलट ने प्लेन का नोज अप ना किया होता तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस तरह के प्लेन क्रैश के बारे में? अगर आपको और ऐसे प्लेन क्रैश पे केस स्टडी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।